हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है साइंस बियॉन्ड बुक्स। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एनर्जी के बारे में। हम लोग सीखेंगे कि एनर्जी क्या होता है, ये कहाँ यूज होता है। तो इससे पहले आज का वीडियो शुरू करें ये आपको हम बता दें, आज का वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि ये वीडियो हम लोगों ने कोलैबोरेशन में बनाया है एक यंग यूट्यूबर के साथ जिसका नाम है शिशिर राज। उनके चैनल का नाम है फंडामेंटल्स। तो अगर आप लोगों ने इनके चैनल को नहीं देखा है तो आप जरूर जाके विजिट करें। उसके चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, तो आप जरूर जाके उसके चैनल को देखें और एंजॉय करें ये वीडियो के बाद मिलते हैं आपसे। हमारा ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, मतलब बहुत ही बड़ा है। और ये इतना बड़ा है कि इससे बड़ा किसी और चीज के बारे में हम नहीं जानते हैं। परंतु ये किस चीज का बना हुआ है ये हम जानते हैं। मतलब एक महीने में जो भी अभी तक हम ऑब्जर्व किए हैं उसके हिसाब से कह सकते हैं कि ये ब्रह्मांड मैटर और एनर्जी का बना हुआ है, मतलब पदार्थ और ऊर्जा का। परंतु आज की इस वीडियो में हम मैटर के बारे में नहीं जानेंगे, बल्कि आज हम लोग बात करेंगे एनर्जी के बारे में। किसी और देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला चीज कि एनर्जी होता क्या है, तो इसका सिर्फ एक लाइन का जवाब है। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। मतलब जिस चीज के बदौलत कोई भी कार्य पूरा होता है उसे हम एनर्जी कहते हैं। जैसे कि आप किसी सामान को उठाते हैं तो आप फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स को लगाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होता है। अब एनर्जी बहुत प्रकार के होते हैं, पर हम वो जाने उससे पहले हम एनर्जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो पहला चीज ये कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार एनर्जी को नहीं बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, यानी खत्म किया जा सकता है। एनर्जी को तो बस आप ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मतलब एनर्जी को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को 1 न्यूटन फोर्स के अगेंस्ट आप 1 मीटर मूव करते हैं तो उस कार्य में जितना एनर्जी खत्म होगा वह 1 जूल होगा। अब हम जानेंगे कि एनर्जी कितने प्रकार के होते हैं। तो एनर्जी मेनली 2 प्रकार के होते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। परंतु अगर हम कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से देखें तो एनर्जी कई प्रकार के होते हैं, पर उन सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के मदद से समझ सकते हैं। तो पहले हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानते हैं, फिर हम बाकी एनर्जी के फॉर्म्स के बारे में जानेंगे। तो पहले काइनेटिक एनर्जी। तो जो एनर्जी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के पास होता है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। वहीं पोटेंशियल एनर्जी किसी रेस्ट ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी है उसको कहते हैं। आप कहेंगे कि सठिया गए हो क्या, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसके पास कैसी एनर्जी। तो आप इस तरह से समझिए, एक पहाड़ है, उसके टॉप पे एक बॉल रखा हुआ है, परंतु वह बॉल नीचे नहीं गिर रहा है बल्कि वहीं रुका हुआ है फ्रिक्शन की वजह से। वहीं एक दूसरा बॉल जो कि पहाड़ के नीचे जमीन पर रखा हुआ है। अब आप दोनों बॉल को हल्का सा फोर्स देते हैं, यानी कि थोड़ा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो जो पहाड़ वाला बॉल है वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है बहुत तेज गति से। वहीं जमीन पर वाला बॉल कुछ दूर जाकर रुक जाता है। तो ऐसा क्यों है कि एक बॉल बहुत तेज गति से चलता है और दूसरा हल्का सा मूव करके रुक जाता है, जबकि दोनों में हमने सेम फोर्स लगाया था। क्योंकि जो पहाड़ वाला बॉल था उसके पास जमीन वाले बॉल के मुकाबले बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी था, परंतु जैसे ही वह बॉल पहाड़ से नीचे गिर जाता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बदलता जाता है और पोटेंशियल एनर्जी कम होता चला गया और
फाइनली उसका पोटेंशियल एनर्जी जमीन पर वाले बॉल के पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गया। अब आप कहेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गया होगा ना? तो नहीं, ऐसा नहीं है। क्या हो अगर कुछ दूर पे एक कुआं हो तो, और उसके अंदर भी एक बॉल हो तो? अब हो गया ना फिर से वही पहाड़ वाला सिचुएशन। तो ये रहा ओवरऑल पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, हम सबको रिप्लाई करते हैं। अब यहाँ हमारे इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वह काइनेटिक एनर्जी में बदलता जा रहा है। यहाँ एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, बल्कि एनर्जी अपना फॉर्म चेंज कर ले रहा है। और जैसे ही वह बॉल जमीन को हिट करता है तो वह अपना सारा काइनेटिक एनर्जी अर्थ को ट्रांसफर कर देता है। क्योंकि आप याद कीजिएगा, जब मैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में बता रहा था तो मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में होता है उसी के पास काइनेटिक एनर्जी होता है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है Ke=12mv², जहां m मास ऑफ ऑब्जेक्ट होता है और v ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होता है। अब आप फॉर्मूला को देखेंगे तो पाएंगे कि जितना ज्यादा मास और वेलोसिटी होगा उतना ही ज्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी होगा। अब चूंकि अगर हम उसका वेलोसिटी को 0 कर दें तो हम पाते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का ही हो सकता है। अब कोई ऑब्जेक्ट दो तरह से मूव कर सकता है, या तो एक स्ट्रेट लाइन में या फिर सर्कुलर मोशन में। तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी दो तरह का होता है, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल। तो क्या किसी ऑब्जेक्ट का काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों 0 हो सकता है? क्या इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का टोटल एनर्जी 0 हो सकता है क्या? तो हाँ, हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या लेते हैं। अगर आपका बॉल किसी भी तरह का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में नहीं है और वह रेस्ट में हो तो उस ऑब्जेक्ट का टोटल एनर्जी 0 हो जाएगा। पर अगर जो आप ओवरऑल देखें तो ये इम्पॉसिबल है। पर हाँ, अगर जो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप छोटा लेते हैं तो जाके ये पॉसिबल है। तो ये कैसे इम्पॉसिबल है वो मैं बता देता हूँ। उससे पहले आप ये जानिए कि टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो अब देखिए क्या है कि अगर बॉल हमारा पृथ्वी पे नहीं है तो सोलर सिस्टम में ही कहीं होगा। तो हमारा सोलर सिस्टम भी मूव कर रहा है। अब सोलर सिस्टम में भी नहीं है तो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी में ही कहीं होगा। पर हमारा मिल्की वे गैलेक्सी भी मूव कर रहा है। अगर मिल्की वे गैलेक्सी से भी बाहर कहीं है तो हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स फैल रहा है। पर खैर, इसे एक्सप्लेन करने के लिए हमें उतने बड़े लेवल पे भी जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसे छोटे लेवल पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारा बॉल भी एक तरह का मैटर है तो उसके अंदर भी एटम्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो कि कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं। क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन तो रुक नहीं सकता है ना। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है मतलब उसमें कुछ न कुछ एनर्जी है। तो ओवरऑल तो पूरा का पूरा बॉल में कितना सारा इलेक्ट्रॉन होगा। अब आप ही सोच लीजिए कि उस बॉल में एनर्जी 0 कैसे हो सकता है। तो इसीलिए मैं ये इम्पॉसिबल कह रहा था। पर यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने एटॉमिक लेवल पे लिया है और दूसरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने लिया था वो यूनिवर्सल लेवल पे लिया था। और अगर हमारे आइंस्टाइन जी की माने तो मैटर इटसेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब मैटर भी एनर्जी का ही एक रूप है। पर इसको समझने के लिए आपको बहुत गहराई में जाना होगा, जो कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यार। अब क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला था कि काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी के तर्ज पे हम हर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आइए वो भी करके देखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम स्टोर्ड एनर्जी या फिर एनर्जी ऑफ पोजीशन भी कह सकते हैं। तो इसके अंतर्गत केमिकल एनर्जी आता है। तो एग्जाम्पल के लिए बैटरीज को ले लेते हैं। तो बैटरीज को तो हम जानते ही हैं, उसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी होता है जिसे हम ईएमएफ कहते हैं। और उसी एनर्जी के वजह से चार्जेस मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। फिर है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी में भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होता है टेंशन के फॉर्म में, जो कि रबर या फिर स्प्रिंग में लगता है। फिर आता है न्यूक्लियर एनर्जी और उसका तो जीता जाता एग्जाम्पल ही है न्यूक्लियर बॉम्ब। इसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड होता है ये तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। हालांकि इसमें इतना एनर्जी स्टोर्ड होता है कि पूरा का पूरा शहर को तबाह कर दे। फिर जो लास्ट फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जिसके बारे में हम जानेंगे वो है ग्रेविटेशनल एनर्जी। और जो हमारा बॉल वाला एग्जाम्पल था वह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ही एग्जाम्पल था। अब हम बढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी की तरफ। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, वेव, पार्टिकल कुछ भी अगर मोशन में है मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी है।
तो जो फॉर्म ऑफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंतर्गत आता है वह है रेडिएंट एनर्जी। नाम से ही जाहिर है एनर्जी जो कि रेडिएशंस में होती है। अगर आप हमारे पुराने वीडियोस को देखे होंगे तो आपको पता होगा कि रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आने वाले सारे वेव्स को कह सकते हैं। उसमें विजिबल लाइट भी शामिल है। अगर आप हमारे पुराने वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जाइए उसे भी देखिए। इसी तरह से सारे वीडियोस इन डेप्थ में एक्सप्लेन किए गए हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वापस आते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो जो अगला फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वह है थर्मल एनर्जी। तो जो थर्मल एनर्जी यानी कि हीट है वह मूवमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के वजह से प्रोड्यूस होता है। और आप जानते हैं कि जहाँ मूवमेंट है वहाँ काइनेटिक एनर्जी है। फिर आते हैं मोशन एनर्जी। तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, वो चाहे आपका बस हो, कार हो या आपका बॉल ही क्यों ना हो, उसके मूवमेंट से उसमें काइनेटिक एनर्जी स्टोर होता चला जाता है। जितना तेज वह चलेगा उतना ही ज्यादा उसमें काइनेटिक एनर्जी स्टोर होता चला जाएगा और वो तो आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। फिर आता है साउंड एनर्जी जो कि एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स को एक वेव के फॉर्म में मिलता है और वे वाइब्रेट करने लगते हैं और साउंड प्रोड्यूस होता है। और चूंकि वाइब्रेशन हो रहा है मतलब काइनेटिक एनर्जी वहाँ भी है। अब जो अंतिम है वह है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होते हैं वो बैटरी के पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचता है। तो ये रहे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और उनके पोटेंशियल और काइनेटिक एस्पेक्ट। और भी बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं पर मोस्ट ऑफ देम को हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब चूंकि एनर्जी और मैटर से ही ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है तो इसके यूजेस तो हर जगह होंगे। सुबह उठने से, खाने से, नहाने से, पढ़ने और सोने, हर जगह एनर्जी काम आता है। पर हम दो बड़े फॉर्म ऑफ एनर्जी को अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। क्या हो अगर हमारे लाइफ से इन दोनों चीजों को हटा दिया जाए, सारे मशीन्स और सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को, तो हम पाएंगे कि हम कई 100 साल पीछे चले गए हैं। और ये दो चीजें हमें दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक आसानी से जोड़ देती है। कहीं भी कभी भी जा सकते हैं, कभी भी किसी से बात कर सकते हैं, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक। तो आप इसी से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दोनों टाइप्स ऑफ एनर्जी हमारे लिए कितना जरूरी है। पर हम इतना एनर्जी लाते कहाँ से हैं जो पूरी दुनिया को चलाती है? तो हम पाएंगे कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी नॉन रिन्यूएबल सोर्स से आता है। मतलब ऐसे सोर्स जो कि खत्म हो गए तो दोबारा हमें नहीं मिलेंगे, जैसे कि कोल, पेट्रोल, डीजल etc। इन्हें फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। परंतु प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी नहीं है बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। हमारा पर्यावरण खतरे में है क्योंकि जिन फैक्ट्रीज से ये एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं या फिर जिन गाड़ियों के थ्रू हम ट्रेवल करते हैं वो इन नॉन रिन्यूएबल मटेरियल्स को जलाकर प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हार्मफुल और ग्रीन हाउस गैसेस को छोड़ते हैं। और इससे हमारा पहला तो वातावरण गंदा हो रहा है और साथ ही साथ पृथ्वी भी गर्म होती चली जा रही है। परंतु यहाँ जो चिंता का विषय है वह फॉसिल फ्यूल्स का खत्म होना और वातावरण का दूषित होना है। परंतु आप कहेंगे कि पृथ्वी का गर्म होने का क्या, उसके वजह से तो कितने क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं। तो उनका हम वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन होगा। तो आप कहेंगे कि उससे क्या, हम रिन्यूएबल सोर्स को अपनाएंगे, पॉल्यूशन नहीं होगा तो पृथ्वी भी गर्म नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, आपकी बात सही है पर पूरा नहीं। पृथ्वी तो तब भी गर्म होगा, बल्कि ये कहिए कि जल्दी नहीं, धीरे धीरे होगा। उसका रीजन ये है कि जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी हम कंज्यूम करेंगे। और मैंने बताया कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और उस एनर्जी को हम सन से एब्जॉर्ब कर लेंगे और यूज करेंगे। पर वह एनर्जी जो हम एब्जॉर्ब किए हैं उसका क्या, वह तो पृथ्वी पर ही रहेगा ना। पृथ्वी तभी ठंडा रहेगा जब वह सन से आने वाले एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर दे, ना कि एब्जॉर्ब। दूसरा पॉइंट ये है कि जितना ज्यादा पॉपुलेशन उतना ही ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन और उतना ही कार्बन एमिशन। इसका सिर्फ एक ही उपाय है जिससे कि हम पृथ्वी को गर्म होने से बचा सकते हैं, वह है पॉपुलेशन को कम करना। इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को मार दो, वह और ज्यादा कार्बन इमिशन करेगा, बल्कि अगर हम इंटरप्लेनेटरी सिविलाइजेशन बन जाएं तो हमारा पॉपुलेशन बढ़ जाएगा और हम अपने मदर अर्थ को भी बचा पाएंगे। और वह संभव है जब साइंस और डेवलप हो। और आप जैसे ही होनहार लोग अगर साइंस के क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन देते रहें तो हम एक दिन इंटरप्लेनेटरी सिविलाइजेशन बन जाएंगे। फिर हमारे वैकेशंस चांद और मार्स पे होंगे।
इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये वीडियो खत्म करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फंडामेंटल्स को। धन्यवाद। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ये कोलैबोरेटिव वर्क और भी अच्छा लगा हो। अगर आपको ये काम अच्छा लगा तो हमारे चैनल को, जिसका नाम है साइंस बियॉन्ड बुक्स, को सब्सक्राइब करें और साथ में जो हमारे कोलैबोरेटर हैं जिसका नाम फंडामेंटल्स है, उसके चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।